सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका चैप्टर 15 जो कि हमारा पर्यावरण है उसके कुछ इम्पोर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में आए हैं 2 और 3 नंबरों के वो डिस्कस करेंगे। पहला है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन कैसे बनता है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति का क्या कारण है। तो ये दिल्ली बोर्ड जब होता था तब आया हुआ है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन अणु पर पैराबैंगनी यूवी विकिरणों की प्रतिक्रिया से होता है। ओजोन परत को नुकसान हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसके नुकसान के कारण अधिक पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती जिससे विभिन्न स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं। तो ये आप इस उत्तर में रख सकते हो। और इसकी क्षति का जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये ओजोन जो है अणु पैराबैंगनी किरणों से जो है ऑक्सीजन परमाणु में तब्दील हो जाएगा और एक ऑक्सीजन परमाणु जो है अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाता है। अगला क्वेश्चन है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण होने वाले 2 समस्याओं का उल्लेख करें जो हमारे अपने दैनिक जीवन में उत्पन्न करते हैं। अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं, इससे नालियां जाम हो जाती हैं और इससे जल और मृदा प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। निम्नलिखित में से 2 जैव निम्नीकरण प्रदूषकों का चयन करें। कृषि अपशिष्ट, कांच, प्लास्टिक, सीवेज, डीडीटी। ये ऑल इंडिया में आया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कुछ बैक्टीरियों जैसे सूक्ष्म जीवों जैसे कि जैविक और प्रतिक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में टूट जाते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे होते हैं जिन्हें प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। 2 बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कृषि अपशिष्ट और सीवेज। तो इस तरह से चौथा प्रश्न आपका जैविक आवर्धन को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ऑल इंडिया से आया हुआ ये क्वेश्चन। फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी से पानी और खनिजों के साथ पौधों द्वारा अवशोषित होता है और इस प्रकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। फसलों का सेवन करते समय मनुष्य इन कीटनाशकों का भी सेवन करता है जो हमारे शरीर में जमा हो जाती है। घटना को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। तो ये उदाहरण है, आप इसमें जो है खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लेके भी इसको समझा सकते हैं कि किस तरह से ये जो है उपभोक्ता तक जो है जितने लंबी चेन होगी खाद्य श्रृंखला की उतना अधिक जमता चला जाएगा। जैविक आवर्धन को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। वर्णन करें कि पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए डिकम्पोजर्स पदार्थ की पुनर्चक्रण सुविधा कैसे होती है। तो इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन इसमें साथ में अटैच हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नहीं है। वर्णन करें कि पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए डिकम्पोजर पदार्थ के पुनर्चक्रण की सुविधा कैसे देते हैं। डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव होते हैं जो जानवरों या पौधों के मृत जीवों के रासायनिक टूटने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सूक्ष्म जीव मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अर्कनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। बार बार यही चीज़ें आती हैं कि किस तरह से डिकम्पोजर जो है अधिक जटिल पदार्थों को कम में तोड़कर वापस से मृदा में मिलाकर पुनः चक्रण के लिए भेज देते हैं। ओजोन परत को नुकसान चिंता का विषय, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस क्षति को सीमित करने के लिए 2 उपाय बताइए। तो आपने ये तो देख लिया होगा कि ओजोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। और इसी में जो है आपको ध्यान भी रखना है कि इसमें आप ओजोन के हानिकारक क्षति पहुंचाने के कारण ओजोन पर हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। एक तो ये पॉइंट जो है आपका पक्का होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में जो है कि ओजोन परत का ह्रास चिंता का कारण बन गया क्योंकि मानव के शरीर को पर्यावरण के अन्य जीवों जैसे त्वचा कैंसर, अनुवांशिक सामग्री, डीएनए में वृत, आंखों की क्षति आदि पर गंभीर जो है प्रभाव डाल सकता है। ये बीच में ये जो क्वेश्चन दोबारा से कॉपी हो रखा है। इस क्षति को सीमित करने के लिए 2 कदम उठा सकते हैं, फ्लोरोक्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है CFC और FCA, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके जो है यूज़ नहीं करना। बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोटकों को सुपरसोनिक विमानों के सीमित उपयोगों पर नियंत्रित करना, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से जब ऊपर से जाते हैं तो भी ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम सभी जीवों को एक पोषित स्तर में मार दें तो क्या होगा। अब जो हमारी फूड चेन है, जैसे कि अगर हम बात करें कि
प्लांट है, फिर डियर है, फिर लॉयन है। तो सपोज़ करो हमने डियर को ख़त्म कर दिया तो पिछले स्तर में जीवों की आबादी वृद्धि हो जाएगी और जो अगला है उसको खाने के लिए नहीं मरेगा, तो धीरे धीरे जो है असंतुलन पैदा होने के कारण ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जीवाणु और कवक को अपघटक क्यों कहा जाता है? अपघटकों के पर्यावरण को होने वाले किन्हीं दो लाभों को सूची बनाइए। बैक्टीरिया और कवक जीवों को मृत अवशेषों को अपशिष्ट रूपों में तोड़ते हैं और इन सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोजर कहा जाता है क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों द्वारा एक बार फिर उपयोग किया। इसके दो लाभ जो है इस प्रकार है, डिकम्पोज पौधों और जानवरों के शवों को खाते हैं और वे साधारण घटकों को मिट्टी में वापस कर देते हैं। दूसरा, ये वातावरण की सफाई के एजेंट भी हैं। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। 10% कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओजोन या 10%, तो 10% नियम के अनुसार अगले पोषित स्तर पर केवल 10% ऊर्जा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित 1000 जूल ऊर्जा पौधे पर पड़ती है, प्लांट के ऊपर 1000 जूल हो गई, पड़ रही है ये, तो इसका 1% जो है पौधा इस्तेमाल करेगा और तब पौधों का प्रथम पोषित स्तर में 10 जूल ऊर्जा होगी। अब 10% के अनुसार 10 जूल ऊर्जा जो 1 जूल है में केवल 10% ही अगले स्तर पर जाएगी। तो अगर हम मान लें कि पौधों के पास 10 जूल थी तो अगले स्तर पर 1 जूल चली जाएगी और फिर इस हिसाब से एक अगले पे जाएगी तो फिर 0.1 जूल। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। शाकाहारी भोजन की आदत हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करने में क्यों मदद करती है? क्योंकि अगर हम शाकाहारी भोजन करेंगे तो हम इस स्तर के ऊपर रहेंगे तो पौधों से हमें 10% ऊर्जा सीधे तौर पर मिलेगी, बजाय अगर हम मांसाहारी होंगे तो हमें अधिक 1 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मांस को खाना पड़ेगा, जबकि पौधों को कम मात्रा में खाकर भी हमें ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैविक आवर्धन क्या है, इसके कारण बताइए। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर जीवों द्वारा विभिन्न महत्वहीन और हानिकारक पदार्थों को इकट्ठा करना जैविक आवर्धन है। जैसे DDT वगैरह हम डाल देते हैं और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। खाद्य श्रृंखला बताती है कि पर्यावरण में कौन सा जीव दूसरे जीव को खाता है। पारिस्थितिक में खाद्य श्रृंखला भोजन के रूप में जीवों से जीवों को पदार्थों और ऊर्जा में हस्तांतरण की श्रृंखला है। खाद्य जाल वेब फूड जो इंग्लिश में हम कहते हैं फूड वेब, कई खाद्य श्रृंखलाओं जिनके माध्यम से ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावित होती है। फूड वेब विभिन्न फूड वेब का एक फूड चेन आएगा यहाँ पर का एक इंटरकनेक्शन एक खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तरह ही होता है, सिवाय इसके खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में बड़ा होता है। तो इस तरह से दोनों के आपको अंतर अच्छी तरह आने चाहिए। ओजोन परत से हाश की दुष्परिणाम क्या होंगे? तो ये सारे इसके दुष्परिणाम हैं। मानव स्वास्थ्य में त्वचा कैंसर, नेत्र में मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, कृषि और वनस्पति के अंदर अगर हम देखें तो पौधों की वृद्धि कम हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी। समुद्री पर्यावरण के अंदर जो है फाइटोप्लैंक्टन, ये वो पौधे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनको जो है ख़त्म कर देगा ये। और वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग और UV विकिरणों से संपर्क में आने कई प्लास्टिक के जीवन को छोटा हो गया है। कचरा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कचरा प्रदूषण को नियंत्रित करने, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 3R का अभ्यास कर सकते हैं। प्लास्टिक और कागज़ जैसे कुछ अपशिष्ट उत्पादनों के पुनःचक्रण, जितना हो सके बायोडिग्रेडेबल का उपयोग, जैविक कचरे के बायोगैस का उत्पादन करें, डिस्पोजल के दौरान बायोडिग्रेडेबल और नॉन कचरे का उचित पृथक्करण और बायोडिग्रेडेबल कचरे को मिट्टी के नीचे काटकर कंपोस्ट बनाना। डिकम्पोजर क्या है और पारिस्थितिक तंत्र में उनका क्या महत्व? आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डिकम्पोजर जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ बनाकर वापस मृदा में मिला देते हैं। तो ये आपके कुछ